बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग पिछले वीडियो में देखा था गोली दर्पण क्या होता है और उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये आपने पिछले वीडियो में देखा था। मैं निश्चित गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको विज्ञान में कोई हरा नहीं सकता। निश्चित रूप से आपको कोई हरा नहीं सकता विज्ञान में, चाहे वो जो भी कंपटीशन हो। आप जो है हाई स्कूल का स्तर का कंपटीशन है तो उसमें आपको कोई हरा नहीं सकता, बशर्ते हाँ वीडियो आप लगातार देखिए और किताबों को जरूर पढ़िए, क्योंकि सारा चीज वीडियो में नहीं बताया सकता। जो हमें किताबें बताती हैं वो हम सब वीडियो में नहीं बता सकते। तो आप लोग किताबों को भी अध्ययन किया करें कि हाँ वीडियो देख लिए बस आ गया, ऐसा नहीं होता है। आप लोग निश्चित अच्छी राइटरों की किताबें उसको निरंतर पढ़ते रहिए, पढ़ें और वीडियो को भी देखें और दोनों को मैच करें कि कहां पर क्या हमसे मिस्टेक हो रही है। गलती होना सबकी एक मानवीय त्रुटि है। अगर मानव है तो गलती होना ही होनी है, मानव नहीं है, कोई जैविक अणु है तो जो है उसमें त्रुटियां ही होगी। इसलिए जो है बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल तो है नहीं है, हम लोग है ना मानव हैं, तो त्रुटि तो होनी है। तो उन त्रुटियों को दरकिनार करते हुए हम लोग अपना अध्ययन करते जाएंगे और किताबों का भी अध्ययन करेंगे। अब हाँ, अब इसके बाद शुरुआत करते हैं गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग क्या क्या, इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसे आपने पढ़ा है कि गोली दर्पण भैया किसी खोखले गोले से काटा हुआ भाग होता है, वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। ये कांच का एक खोखला गोला है, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में हम थोड़ा सा काट ले गोला सा गोला, वो क्या कहलाएगा, गोली दर्पण कहलाएगा, है ना। अगर फुटबॉल उसका है, शीशे का है, कल्पना करें शीशे का है फुटबॉल और उसमें हम गोला सा काट ले रहे हैं और उसको एक जो कटा हुआ भाग है उसको एक भाग में एक सतह पर हम क्या करते हैं, कलई करके लेड ऑक्साइड का लेप लगाते हैं, तो वो जो है गोली दर्पण हो जाएगा। तो गोली दर्पण किसी किसी खोखले गोले से काटा गया भाग होता है। ये खोखले गोले से मैं काट दिया इतना, देखो, है ना, इतना क्या हो गया, काट दिया ये और इसके एक सतह पर क्या कर दिया, कलाई कर दी और दूसरे सतह को परावर्तक बना दिया। ये इसका केंद्र है, किसका केंद्र है, इसका नहीं केंद्र है, ये पूरे गोले का केंद्र है जिस खोखले गोले से काटा जा रहा है ना। ये देखिए, तो गोली दर्पण दो प्रकार का, कौन सा दर्पण है ये, अवतल है कि उत्तल है, अवतल, और ये वाला उत्तल दर्पण।
नंबर 1 वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इस इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र। तो गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है जिस खोखले गोले से काटा गया है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए गोली दर्पण जिस खोखले गोले से काटा गया, ये देखो ये गोली दर्पण है, इसको इस खोखले गोले से काटा गया है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। दूसरा नंबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये गोली दर्पण है, ये गोली दर्पण है, ये खोखला गोला है, ये यहां से यहां तक काट दिया, ये गोली दर्पण हुआ। इसके केंद्र को इसके जो गोला है कांस्य से केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे और इसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या समझ में आ गई होगी। इसे आर से दर्शाते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। तीसरा नंबर यहीं पे लिख देते हैं ध्रुव, पोल। तो ये क्या है? ये गोली दर्पण है। इसके परावर्तक तल, ये क्या हुआ? परावर्तक तल हुआ ये वाला। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव। तो ये क्या है? गोली दर्पण है। उत्तल है ये वाला, अवतल है। इसका परावर्तक तल ये हुआ, परावर्तक तल ये है। इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहां होता है? दर्पण के बीच में, दर्पण के परावर्तक तल के बीच में, ठीक बीच में वो क्या होता? ध्रुव होता है। तो ये ध्रुव हो गया। इसे पी से दर्शाते हैं। पोल, पोल का मतलब ध्रुव, पी से दर्शाएंगे। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। वक्रता त्रिज्या को इस प्रकार में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर सुन लीजिए, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार आपने पढ़ा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव, ये 3 डेफिनेशन आपने पढ़ी। अब इसके लिए अब आगे है फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा फोकस दूरी। हाँ, एक बात और, दर्पण का द्वारक क्या होता है? द्वारक, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो जहां दर्पण का, जहां तक परावर्तन संभव होता है, दर्पण का वह भाग जहां तक परावर्तन संभव होता है उसे द्वारक कहा जाता है। ठीक है, जहां तक परावर्तन संभव होता है वो क्या होता है? द्वारक। अब आगे बात करेंगे हम फोकस तथा फोकस दूरी।
फोकस तथा फोकस दूरी, फोकस एंड फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ। हाँ, एक चीज और, मुख्य अक्ष क्या होती है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक ये गोली दर्पण हो गया, वक्रता केंद्र और ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव दर्पण के, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या वह रेखा जो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, उससे कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष का मतलब, मुख्य अक्ष कहां से आएगी? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाएगी। इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष आपने समझा। अब आगे पढ़ते हैं फोकस तथा फोकस दूरी। हेडिंग डाल दीजिए, फोकस तथा फोकस दूरी। तो इसका आधा ही पार्ट बनाते हैं। ये ध्रुव, ये वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें। एक मिनट, इसको ऐसे बना दें। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये ना मुख्य अक्ष समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, इससे परावर्तन होगा तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, ये देखो मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काट रही है कि नहीं काट रही है वाली, ये रेखा कैसे चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। ए बी रेखा नाम दे दो। ए बी रेखा कैसे चल रही है? मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, और टकराने के बाद कहां जाएगी? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से होकर जाती है, अथवा अथवा ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चली, ये परावर्तित हो गई, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, कहां से प्रतीत हो रही है? आ रही है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर सुन लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं अवतल दर्पण में, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस या मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक। अब फोकस दूरी क्या हो गई?
ये ध्रुव है, ये क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, फोकस है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, देख रहे हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये देखिए फोकस दूरी। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में फोकस ध्रुव के बाईं ओर की दाईं ओर, अवतल दर्पण में फोकस, ये फोकस ध्रुव के बाईं ओर की दाईं ओर, तो लेफ्ट बाईं ओर होता है, इस कारण से फोकस दूरी इसकी हो जाएगी नेगेटिव। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है वो ध्रुव के हमेशा दाईं ओर होता है, राइट साइड होता है। ये देखिए राइट साइड है, तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, इसकी पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव होगी और इसमें हमेशा नेगेटिव होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव, और नहीं पॉजिटिव नहीं, सॉरी, नेगेटिव। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में आपने पढ़ा कि गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। नंबर 1 पढ़ा आपने वक्रता केंद्र, दूसरा पढ़ा वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, तीसरा नंबर फिर मुख्य अक्ष क्या होता है, द्वारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की दूसरी परिभाषा क्या होती है, फोकस और फोकस दूरी, ये आपने पढ़ा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको याद करने की, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए और रटने की जरूरत ना पड़े। और इसके बाद अगली वीडियो में आप देखेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।